नमस्कार, आपका TV9 डिजिटल में स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। अब बात करेंगे अब राजस्थान की। जी हां, सियासत की बात में आज चर्चा होगी राजस्थान की। राजस्थान में क्राइसिस हुआ आज, और क्राइसिस सुबह 11 बजे शुरू हो गया। सचिन पायलट सुबह सुबह अनशन पर पहुंच गए। सचिन पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों में कार्रवाई को लेकर खूब सारे सवाल उठाए। इसको लेकर कांग्रेस पर भी खलबली मच गई। 2 दिन पहले सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धमकाया था, कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो अनशन में गांधी जी की तस्वीर के साथ बैठे। कई बार गहलोत और कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मनाने की कोशिश की, माने नहीं। वहीं राजस्थान के जो प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा, उनका एक लेटर सामने आ गया। ये 10 अप्रैल का लेटर है, इसी साल का। उसमें लिखा है कि श्री सचिन पायलट का कल दिन भर का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है, पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर अपनी ही सरकार के साथ उनकी कोई समस्या है तो मीडिया और जनता के बजाय पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीनों से AICC का प्रभारी हूं, लेकिन पायलट जी ने इस मुद्दे पर कभी भी मुझसे चर्चा नहीं की। मैं उनके साथ संपर्क में हूँ और अभी भी उनसे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत की अपील कर रहा हूँ, क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। तो चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी, एक चिट्ठी सचिन पायलट की मेल जो दिखा रहे हैं पिछले साल पहले लिखी गई, एक है सुखजिंदर सिंह रंधावा की जो प्रभारी हैं राजस्थान के। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 10:55 लिखा है। कहने का मतलब है कि तारीख को वो मेंटेन करना चाह रहे थे, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह कि 11 बजे अनशन पर वो बैठ गए। अनशन हुआ, उन्होंने बात किसी की नहीं मानी। मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश पांडे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार हैं। पंकज, ये राजस्थान में इतनी लिबर्टी सचिन पायलट क्यों ले रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। आप पिछले कुछ सालों से देख लें, खास तौर पर जब उन्होंने पहली बार बगावत की थी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वो वापस पार्टी में आ गए, लेकिन उनको मिला क्या? माया मिली न राम। वो ना तो सरकार के विरोध में जाकर के सरकार को गिरा सके, और ना ही सरकार में वापस आकर के कांग्रेस पार्टी में वापस आकर के ना ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके, और ना ही उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला। सवाल यह है कि उनके इंतजार का दौर इतना लंबा चला और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के तरफ से बार बार उनसे ये प्रॉमिस किया जाता रहा कि आपको उचित समय पर पद दिया जाता रहेगा। अब चूंकि कांग्रेस के तरफ से यह फैसला किया जा चुका है कि गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार सचिन पायलट का रेलेवेंस पार्टी में रह क्या जाएगा। मुझे लगता है कि अपने रेलेवेंस को ढूंढने के लिए, और ये उचित समय है क्योंकि अशोक गहलोत ने चुनाव से ठीक 8 महीने पहले कुछ ऐसा दांव चला है जिसमें राइट टू हेल्थ एक ऐसा बिल है जो आम लोगों को बहुत अपील कर रहा है। तो कुछ ऐसे दांव जिससे आम आदमी सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, अशोक गहलोत का उसका फायदा मिल सकता है। मुझे लगता है सचिन पायलट को ये ऐसा मुफीद मौका नजर आया जिसमें वो सीधे कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत को टारगेट कर सकें और इसके जरिए वो सीधा मैसेज सेंट्रल हाई कमान को दे सकें कि अगर अब आप कुछ नहीं करेंगे तो मेरे पास तमाम विकल्प खुले हैं। देखिए, एक तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही धरना शुरू कर दिया आज सुबह, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के उस नेता को टारगेट कर रहे हैं जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है साफ, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कहते ना कि एक तीर से कई निशाना साधना, मतलब अपनी पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व को बता देना कि अब वो संग्राम के राह पर आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा वो कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो बीजेपी में भी अपने रास्ते खोल रहे हैं। तीसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी जो हर जगह कांग्रेस के
कांग्रेस द्वारा जो खाली स्पेस होता है जहां कांग्रेस सिकुड़ती है वहां आम आदमी पार्टी फैलने की कोशिश करती है। हाल के समय में हमने गुजरात में देखा 12% वोट वो आम आदमी पार्टी कैसे पाई है। आज हम देख रहे हैं कि उनके धरने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उनके समर्थन में बोल रहे हैं, हालांकि ओवैसी का भी समर्थन मिला है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस जितनी आगे बढ़ना चाहती है कि वो फिर से सत्ता में वापसी कर सके, मुझे लगता है कि ये पायलट का अंतिम दाव है जिससे गहलोत से वो अपना स्कोर सेटल कर सकें और अपने आप को ठीक से रीइंस्टेट करने की कोशिश कर सकें। ये कैसा अंतिम दाव है जिसपे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए? इन्होंने जो पिछली बार फैसला लिया था ब्रजेश, जिसमें वो पहले तो उन्होंने पार्टी तोड़ने की धमकी दी, जब तोड़ नहीं पाए तो वो वापस आ गए। ना पार्टी में क्रेडिबिलिटी बची ना बाहर बची, पार्टी ने उनके अकोमोडेट नहीं किया। ये फिर वही काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट हो गई, पिछली बार के बाद अशोक गहलोत को हटाने की बात चली और जो खुला विद्रोह हो गया, उसमें एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि संख्या बल पूरी तरह से अशोक गहलोत के पास है और उसी से क्लियर हो गया। जिस तरह का मैसेज रंधावा का था उससे स्पष्ट होता है कि पार्टी अब अशोक गहलोत की ही राह पे चलेगी और सचिन पायलट को वो बियॉन्ड अ पॉइंट अकोमोडेट करने को अब तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया चुनाव यदि सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो ये अशोक गहलोत ये इंश्योर कर लेंगे कि पार्टी की न केवल हार हो बल्कि बहुत बुरी तरह से हार हो। और तो मतलब आंकड़ों का गणित सबके सामने क्लियर हो गया। सचिन पायलट के पास आज की डेट में या इंतजार करने के अलावा और या अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं है। मुझे लगता है बेस्ट तरीका यही होगा कि पार्टी में रहें, इंतजार करें, अपने वक्त का इंतजार करें। इसके अलावा सचिन पायलट के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो उनका पहला ऑप्शन हो सकता था, वहाँ पे वसुंधरा सबसे पावरफुल नेता है जिसके खिलाफ, जिसके कार्यकाल के हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सचिन पायलट अनशन पे बैठे हैं। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन बचा है, उनको लेगा कौन? कोई नहीं लेगा। मैं कहता रहा हूँ ना, यदि बीजेपी आज के अनशन से खुश बहुत होगी, क्योंकि बीजेपी के आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच में फ्रिक्शन को लेके सबके दिमाग में क्लैरिटी है। तो जिस तरह से वसुंधरा सरकार में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, उससे वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत पे भी निशाना है और वसुंधरा राजे पे भी निशाना है। इसीलिए आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, स्पेशली जो राजस्थान से हैं, वो सचिन पायलट को सबसे बड़ा नेता बताने में और उनकी शान में कसीदे पढ़ने में कोई पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों एंगल से फायदा उन्हीं को होना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जब तक वसुंधरा राजे हैं और जब तक वसुंधरा राजे का इतना ज़बरदस्त स्ट्रैंगल होल्ड है पार्टी के लीडरशिप के ऊपर, काडर के ऊपर, सचिन पायलट की वो स्थिति बिल्कुल नहीं होगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुई थी मध्य प्रदेश। पता नहीं कौन सा एंगल सोच रहे हैं सचिन पायलट, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एंगल से उनको फायदा नहीं होगा। पंकज आप बोलिए, उसके बाद हमारे पास प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, आपकी जीत हो ना हो, लेकिन आप जिसको हराना चाहते हैं आप उसको हरा देते हैं, तो आप अपनी ताकत का इजहार करा देते हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर अशोक गहलोत को वो हराने में कामयाब होंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में भी एक स्पेस बनेगा उनके लिए। ये माना जाएगा कि ये पार्टी को हरा सकते हैं। और वैसे भी अशोक गहलोत की जो उम्र है वो भी उनके रास्ते में बाधक तो जरूर बनेगी। फिर 4-5 साल के बाद चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अलग नेतृत्व के बारे में सोच सकती है। एक पॉसिबिलिटी। आपने एक गाना सुना है पंकज जी, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले ले जिंदगी का तू मजा, बहुत फेमस 70s का गाना था। पर आप ये देखिए कि जिन 18 विधायकों के सहारे इन्होंने बगावत की थी और उसके बाद बहुत सारे लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं, अब ये खुद ही उस लाइन में खड़े होंगे तो आखिरकार इनका रेलेवेंस क्या रह जाएगा। और कई बार जो बड़े नेता होते हैं वो ऐसे मौके पे बगावत का बिगुल बजाते हैं जिनसे उनका महत्व पब्लिक के बीच में बना रहे, अपने समर्थकों के बीच में बना रहे। बिगुल तो ये बार बार बजा रहे हैं, बगावत हो नहीं पाती है, तो ऐसे बिगुल बजाने का क्या फायदा? बगावत हो नहीं रही है, बिगुल आप बजा रहे हैं, या किसी दूसरे के लिए बिगुल बजा रहे हैं? ये समझ में आ गई, गहलोत को भी समझ में आ गई और पार्टी को भी समझ में आ गई। पिछली बार जब गहलोत के और उनके एमएलए के खिलाफ एक कार्रवाई की बात हुई थी, एक कमेटी भी बनी थी, कारण बताओ नोटिस भी हुआ था, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। तो एक बात समझ में आ गई है, पायलट को भी समझ में आ गई और पार्टी को भी समझ में आ गई कि साहब इस समय पार्टी नेतृत्व कुछ भी करने की सिचुएशन में, पोजीशन में नहीं है। वैसे भी चुनाव लबे दम है, ऐसे में वो पायलट को निकाल के पहले से जो एक पार्टी कमजोर स्थिति में है उसको कहाँ तक ले जाएंगे।
लेकिन जो बात आप कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आती, उसी में मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूँ कि जिस तरह आज उनका जो ये अनशन स्थल का जो ओवरऑल गेटअप है, जिसमें ना राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ना सोनिया गांधी नजर आ रही है, ना पंजे का निशान नजर आ रहा है। नजर क्या आ रहा है? नजर आ रहा है विश्वेश सिंह के लड़के कुछ अनिरुद्ध सिंह, जिन्होंने राहुल गांधी को झक्की, सिरफिरा, इटली माफिया, जमीन कब्जा, क्या क्या कहा था। उस आदमी की प्रेजेंस नजर आ रही है। तो मतलब ये तो दिस इज क्रॉसिंग द रेड लाइन। ये तो अगर एक बार मान भी लिया जाए कि उन्होंने सोच लिया कि अगर गहलोत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, वहां तक तो समझ में आता है। ये भी समझ में आता है कि जैसा कि अभी विजेश कह रहे थे कि वो गहलोत और सिंधिया दोनों पे एक मतलब एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। लेकिन ये तो सीधे सीधे आपने एक तरह से पार्टी नेतृत्व पे ही हमला बोल दिया। उनके फोटोग्राफ, अब कांग्रेस में इन सब बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। गांधी जी की फोटो होती या नहीं होती, कांग्रेस नेतृत्व इसको माइंड नहीं करता। सोनिया और राहुल की नहीं है, ये डेफिनेटली माइंड करेंगे। अनिरुद्ध सिंह वहां बैठे, ये डेफिनेटली माइंड करेंगे। नहीं, बात तो आपने एकदम सही पकड़ी, रिपोर्टर वाली बात कर दी आपने। मतलब जिस तरीके से आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, दाद दूंगा इस बात की। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिशियन, विजय कौशिक जी मैं आपसे सवाल पूछा, जब भी कोई पॉलिटिशियन इस तरह की चीज़ करता है तो वह तय कर लेता है अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इससे पहले मैं प्रवक्ताओं के पास आऊं, हमारे साथ तीनों प्रवक्ता जुड़ गए हैं। इससे इनका क्या पॉलिटिव है, ऑब्जेक्टिव सर्व हो रहा है? एक सवाल होता है ना कि कोई आदमी कोई चीज़ करता है, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सर्व क्या हो रहा है? आप वसुंधरा राजे सिंधिया पे हमला कर रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं अभी आपकी पार्टी से। आप सबको एम्बैरेस करके अनशन में बैठ गए, अनशन कर दिया आज आपने, और आपने अपने अनशन से ये साफ कर दिया आप किसी की बात नहीं मान रहे। तो आपको इससे मिल क्या रहा है? कार्तिकेय शर्मा जी, देखिए मैं बताना चाहता हूं आज के इस अनशन को लेकर, क्या आपने कालीदास का नाम तो सुना ही होगा इतिहास में। तो आज कांग्रेस के कालीदास बन गए हैं सचिन पायलट, और उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिसने उसे सहारा दे रखा है, जिसने उन्हें एक स्थान पर बैठा रखा है। आप देखिए, इससे पहले भी जब उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेवारी मिली हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिली हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया? भाजपा के झांसे में आकर सरकार को गिराने की कोशिश की, सरकार को गिराने की कोशिश की, और उसमें गहलोत सरकार को बचाने में कामयाब हो गए। और कांग्रेस के प्रति वफादारी भी अपना गहलोत जी ने साबित की। तो उन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनने का हकदार कौन था? हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिस्टर सचिन पायलट को बार बार समझाया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए आपके साथ विधायक कितने हैं? भाई एक व्यक्ति के साथ 20 विधायक हैं, एक व्यक्ति के पास में 100 से ज्यादा विधायक हैं। तो जिसके साथ 100 से ज्यादा विधायक हैं उसे मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस पार्टी, या 20 विधायक वाले को? तो लेकिन सचिन पायलट जी ने नहीं समझी, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया, और जब सरकार गिराने में असफल हो गए तो मजबूरी में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना उनकी मजबूरी थी। लेकिन फिर भी हमने उन्हें गले लगाया, हमने उन्हें बताया कि भाई आप इंतजार कीजिए, समय आएगा तो निश्चित तौर पर आपको स्थान देंगे। अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना कांग्रेस बर्दाश्त करेगी, ना राजस्थान की जनता बर्दाश्त करेगी। आपने 3 शब्द इस्तेमाल, सचिन पायलट जी, मिस्टर सचिन पायलट हो गए, वो कालिदास हो गए और ब्लैकमेल हो गए। ये 3 आपने एकदम कड़े शब्दों का एकदम इस्तेमाल किया। श्याम सुंदर जी, कालिदास, सचिन पायलट जी से मिस्टर सचिन पायलट और ब्लैकमेल, ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ चिट्ठी तैयार हो चुकी है, क्योंकि ये मैं नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है। देखिए कार्तिकेय जी, विजय कौशिक जी क्या किसके कहने पे बोल रहे मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक ये भी सचिन पायलट को नेता मानते थे और कहते थे कि हमारी 2 एसेट्स हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। पार्टी के खिलाफ तो धरना नहीं दिया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने के लिए बैठे हों। और देखिएगा कि मैं तो विधानसभा का सत्र देखा हुआ है, विधानसभा में आरोप लगाने चाहिए थे, वहां नहीं लगाए। ये बात तो सही है, जहां पर विधायक है आप लगा सकते थे, नहीं लगाए। आप बाहर लगाते हैं आरोप, लगाना चाहिए।
लेकिन देखिए जो स्थिति बन रही है, पहली कैबिनेट जब हुई थी, जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, जन आधार घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र, उसको सरकारी दस्तावेज के अंदर कन्वर्ट किया था अशोक गहलोत ने, और ये कहा था कि ये सरकारी दस्तावेज है। उस दस्तावेज में वो चीज शामिल थी कि हम पूर्व मुख्यमंत्री के कारनामों की जांच कराएंगे, बहुत सारी चीजें थी। वो जांच नहीं हुई, 2 पत्र भी लिखे मुख्यमंत्री जी को, उस पत्रों का क्या हुआ पता नहीं पड़ रहा। अब देखिए सोनिया गांधी के माध्यम से जो बातचीत हुई थी, अब उसका फैसला इनको निश्चित रूप से अभी तक नहीं मिला। धैर्य रखने की जरूरत थी। अब क्योंकि जिस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है, बार बार मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का जो कह रहे, अब आप बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के विधायकों के सारे सरकार नहीं चला रहे, वो उनके सारे चला रहे हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए थे। मैं कह सकता हूं कि हाँ सरकार चला रहे हैं वो, लेकिन कांग्रेस के भरोसे नहीं चल रही है। तो अब देखिए जिस प्रकार की स्थिति जो सचिन पायलट के साथ खड़ी की, और जो सचिन पायलट को कहे कि रंधावा जी बार बार हमारे राजस्थान आते हैं, आप देखिए करे 5 महीने से मैं हूँ, मुख्यमंत्री जी के निवास पे जाकर के वो चाय नाश्ता भी करते हैं और शारीरिक रूप से करते हैं कि मैं उनके जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। मैंने आज तक एक फोटो भी नहीं देखी कि रंधावा जी सचिन पायलट के साथ मिलकर के चाय पी और बैठ करके उजागर किया हो कि मैं उनके साथ गया हूँ और बातचीत हुई हो। अब उन्होंने कल रात को, देर रात को कहा कि ये पार्टी का अवैधानिक, हम पार्टी का आंदोलन नहीं मानते इसको। लगता है कनेक्शन टूट गया है। बात खैर उन्होंने भी एक अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि अगर इनको इतने सारे आरोप लगाने थे तो विधानसभा के अंदर लगाते, विधानसभा के अंदर आरोप नहीं लगाए बाहर। और जो आरोप वो लगा रहे हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर नहीं, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी भी हैं और हमारे साथ आम आदमी के प्रवक्ता अमित जी भी जुड़ गए हैं। तो पहले मैं जाऊंगा रामलाल शर्मा जी के पास। आपकी पार्टी की नेत्री को लेके कांग्रेस में धमाल मचा हुआ है, क्यों? देखिए ये स्पष्ट है, और हर राजनीतिक क्षेत्र में जरा सी भी अगर कोई सोच समझ रखता है तो वो समझ सकता है कि आखिरकार राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि दर्द कहां पर और डाली कहां पर। इसका अर्थ है कि पीड़ा कहां है और इसका इलाज कौन कर रहा है। वास्तविकता के अंदर सचिन पायलट के अंतर्कलह पार्टी के अंदर है, उनकी नाराजगी पार्टी के अंदर है, उन्हें मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अंदर बनना है, उनकी पार्टी उनके ऊपर फैसला नहीं कर रही, ये पीड़ा और दर्द उनका है। लेकिन वो निशाना सिर्फ इसलिए साध रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अगर पार्टी का विरोध करूंगा तो पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसलिए बोलने के लिए, कहने के लिए ये कि साहब मेरा विरोध और मेरी नाराजगी तो उन मुद्दों के ऊपर थी जिन मुद्दों का जिक्र चुनाव के अंदर भी किया और जिन मुद्दों का जिक्र आपके एजेंडे के अंदर भी किया गया था। सीधा सीधा ये है कि आज राजस्थान के जो हालात जो बने हुए हैं, उन हालातों के अंदर राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है। इनके आपस की लड़ाई, किस्सा कुर्सी का, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ नहीं है वो कुर्सी को पाना चाहते हैं। ये किस्सा कुर्सी का है, झगड़ा कुर्सी का है, लड़ाई इसी बात की है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में थोड़ा सा इतिहास के अंदर हम जाए। 1998 के चुनाव होते हैं, 156 सीटें लेकर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 5 साल शासन करने के बाद जहां नंबर 1 मुख्यमंत्री देश के बनते हैं, राजस्थान की जनता उनको 56 सीटें देकर 100 सीटें गायब करती है। 2008 के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं, जब 2013 में जाते हैं तो सिर्फ 21 सीटें रह जाती है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी का जादू राजस्थान के अंदर है और जनता उसको स्वीकार करती है। हाँ, एक बात जरूर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मैनेजमेंट के माहिर है, किसको कहां से चुनाव लड़ाए, किसको इंडिपेंडेंट कहां से निकाल के लाए, वो मुझे बाहर से समर्थन कैसे दे सकता है, इसके अंदर वो माहिर है और इसी तरीके की राजनीति करके तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये बात जरूर है, हम स्वीकार करते हैं। 2008 के अंदर हमारी सरकार गई तो गुर्जर समाज की नाराजगी की वजह से गई कि साहब हमारे आंदोलन के अंदर आपने बेहतर मारे इसलिए हम वोट नहीं देंगे। और 2018 के अंदर हमारी सरकार गई तो वो भी गुर्जर समाज के उन भावनाओं के मुद्दों के आधार के ऊपर कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, इस आधार के ऊपर उन्होंने वोट नहीं दिए। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जादुई की वजह से सरकार सत्ता के अंदर आई है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। इसलिए सचिन पायलट की जो वैसे रामलाल जी, आपके पार्टी के तो वरिष्ठ नेता बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका जो एक बड़ा धड़ा है दिल्ली में, वो तो वसुंधरा जी को पसंद नहीं करता। ये तो आप ही का काम कर रहे हैं सचिन पायलट।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विश्वास करती है अपने कैडर के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। दूसरी पार्टी की अंतर्कलह, दूसरी पार्टी का विरोधाभास, दूसरी पार्टी के नेताओं के आपसी झगड़े, इसके आधार पर पार्टी को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का एक कैडर है, उस कैडर के आधार के ऊपर हम चुनाव लड़ते भी हैं और हम काम भी करते हैं। पार्टी उसी ट्रैक के ऊपर काम करती है।